जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का वीडियो प्रश्नोत्तरी से संबंधित है। जो पिछले जो वीडियो थे वाक्य विचार से संबंधित, उसी से संबंधित हमने प्रश्न बनाए हैं ताकि वाक्य विचार का रिवीजन हो जाए। तो इन प्रश्नों को पूरा देखिए, ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न है, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग है, या इसे ये भी कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा का सबसे छोटा अंग या इकाई और भाव या भावार्थ के आधार पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा वर्ण, शब्द, वाक्य और क्रिया में से सही आंसर होगा वाक्य। अगर प्रश्न पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग है तो उत्तर होगा वर्ण। लेकिन यहाँ भाव व भावार्थ के आधार पर पूछा जा रहा है। भाव या भावार्थ से अर्थ है कि जो कहा जा रहा है उसका हमें पूरी तरह अर्थ समझ में आए। तो एक वाक्य से ही हमें बात समझ में आएगी। तो इसका आंसर है वाक्य। और सबसे छोटा अंग या सबसे बड़ा अंग वाक्य ही होता है भाव या भावार्थ के आधार पर। यहाँ प्रश्न पूछा है ताकि यहाँ ध्यान जाए कि कहीं प्रश्न ये आ जाए कि भाषा का सबसे छोटा अंग की जगह पूछा जाए सबसे बड़ा अंग, तब भी जो आंसर होगा वो वाक्य ही होगा। अगला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं। देखने में सरल लग रहा है प्रश्न, लेकिन ऑप्शन को देखना है ध्यान से और आंसर देना है। शब्द कहते हैं सार्थक शब्दों का योग, शब्दों का सार्थक योग, उपर्युक्त दोनों या कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा शब्दों का सार्थक योग। इन दोनों में कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है, हमें सब ध्यान देना है। शब्दों को हम इस प्रकार से जोड़ें, इस प्रकार से योग करें कि उसका कोई अर्थ निकले, यानी स अर्थ, अर्थ के साथ उनका योग। तो हमारा सही आंसर होगा शब्दों का योग। वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के भेद होते हैं 3। सही आंसर है 3। 3 कौन कौन से होते हैं। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर। अब हमें यह भी ध्यान रखना है किसके आधार पर कितने भेद होते हैं। ये प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा गया तो यहाँ कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमें ये तो पता होता है कि उनके जो भेद होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और उनमें किस किस प्रकार के वाक्य आते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि किसके कितने होते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो इसी से संबंधित है। अर्थ एवं क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ और क्रिया दोनों के आधार पर पूछ लिया गया है, तो हमें पहले ध्यान रखना है कि अर्थ के आधार पर पहले आना चाहिए। तो अर्थ के आधार पर होते हैं 8 और क्रिया के आधार पर होते हैं 3। तो इसका सही आंसर होगा स। वाक्य के कितने अंग होते हैं। प्रश्न पूछा गया है वाक्य के कितने अंग होते हैं। ऊपर पूछा था वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ है वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और आंसर दें। तो इसका सही आंसर है 2। अब कौन कौन से होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा विधेय। जो उद्देश्य होता है वह होता है कर्ता, और वाक्य में जो अन्य होते हैं कर्म, क्रिया, वह होते हैं विधेय। इसी के साथ कर्ता के साथ साथ जो कर्ता का विस्तार होता है वो भी उद्देश्य में आता है, जबकि कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया और क्रिया का विस्तार ये सभी विधेय होते हैं। और अगर सही तरीके से समझा जाए तो उद्देश्य के अतिरिक्त जो कुछ भी वाक्य में शब्द है वह सभी विधेय होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से साधारण या सरल वाक्य है। तो चारों वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे और पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य सरल या साधारण है। तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ, चलो खाना खाते हैं, हम कल मेले में जाएंगे, जब शाम हुई तो सब गायें घर पर आ गई। तो इसमें से जो सरल वाक्य है वह है हम कल मेले में जाएंगे। यहाँ हमें देखना है, देखो वाक्य के साथ में एक उपवाक्य, कहीं वाक्य में 2 क्रिया हैं, और ये जो शब्द आते हैं योजक शब्द, इनसे हमें पहचानना है कि ये वाक्य सरल वाक्य है या नहीं है। ये जो योजक शब्द आते हैं वो संयुक्त व मिश्र वाक्य को, जो 2 वाक्य होते हैं वाक्य के साथ उपवाक्य, इन सबको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है इनका। तो सरल वाक्य है हम कल मेले में जाएंगे। वाक्य में कर्ता व कर्ता का विस्तार कहलाता है उद्देश्य, विधेय, दोनों या दोनों नहीं।
तो हमारा सही आंसर होगा इसमें उद्देश्य, जैसा कि अभी ऊपर भी बताया गया था। और इनसे संबंधित जो भी वीडियो है अगर आपने नहीं देखे तो अतिशय एकेडमी पे सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद आप प्रश्नों को हल करो तो ज़्यादा आसानी होगी। वाक्य में विधेय किसे कहते हैं? ऊपर पूछा गया जो कर्ता व कर्ता का विस्तार है वो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है उद्देश्य। अगला प्रश्न है वाक्य में विधेय किसे कहते हैं? तो विधेय उद्देश्य के अतिरिक्त वाक्य में जो भी पद है वो विधेय कहलाते हैं। तो इसमें किस किस को शामिल किया गया है? कर्ता का विस्तार, कर्म प्लस कर्म का विस्तार, ये सही है हमारा आंसर, लेकिन ऑप्शन पूरे पढ़ने हैं फिर भी। क्रिया प्लस क्रिया का विस्तार, ब और स दोनों, तो ब और स दोनों इसमें आंसर है। जबकि हम देखेंगे ब वाला भी सही है, स वाला भी सही है, तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि जो द ऑप्शन है उसमें ब और स दोनों हैं और दोनों ही विधेय में शामिल किए गए हैं। मेरी बहन की सहेली आज घर आएगी, में उद्देश्य है। इसमें हमें उद्देश्य देखना है। मेरी बहन की सहेली, तो कौन आएगी? सहेली। जो क्रिया है वो किससे संबंधित है? इससे संबंधित। तो कर्ता कौन हुआ? सहेली। उद्देश्य में कौन आता है? कर्ता और कर्ता का विस्तार। तो ये कर्ता का विस्तार है मेरी बहन की, और सहेली इसमें कर्ता है, इसलिए मेरी बहन की सहेली। यह हमें ध्यान रखना है, मेरी बहन, सहेली, बहन और मेरी बहन की सहेली। तो सही आंसर होगा मेरी बहन की सहेली, द वाला। राम का मित्र श्याम बहुत पढ़ाई करता है, वाक्य में विधेय है। कर्ता के अतिरिक्त श्याम के बारे में कहा जा रहा है कि वो पढ़ाई करता है, तो यहाँ श्याम तक तो उद्देश्य है, बाकी जो वाक्य है वो होगा हमारा विधेय, बहुत पढ़ाई करता है, यहाँ द आंसर। रोहन, मोहन व सोहन पढ़ व लिख रहे हैं, वाक्य में विधेय है। वाक्य में विधेय कौन है? तो यहाँ जो क्रिया है वो तीनों के लिए ही है, रोहन, मोहन व सोहन, तो तीनों ही यहाँ पर क्या है? कर्ता है, अर्थात उद्देश्य है। तो इसके अतिरिक्त पढ़ व लिख रहे हैं, रोहन मोहन, मोहन सोहन, सोहन पढ़ व पढ़ लिख रहे हैं, तो इसमें से हमारा सही आंसर होगा पढ़ लिख रहे हैं, द वाला। रीना मीना की बहन है जो जयपुर रहती है, वाक्य का प्रकार है। ये किस प्रकार का वाक्य है? देखो यहाँ शब्द आया है जो, और जो शब्द से जोड़ा जा रहा है, यानी कि एक उपवाक्य और एक मुख्य वाक्य है। तो एक उपवाक्य और एक मुख्य वाक्य कौन से वाक्य में होता है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या तीनों प्रकार के वाक्यों में होता है। तो सही आंसर होगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? पिछले वीडियो में हमने ये सब कुछ पढ़ा है और उसी से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पूछा जा रहा है मिश्र वाक्य के प्रकार, 3, 4, 2 या 5। तो सही आंसर होगा इसमें 3। निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य का भेद नहीं है? अगर हमें ये पता होगा कि मिश्र वाक्य के कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन से भेद है, तो इस प्रश्न का हम आंसर आसानी से दे सकते हैं। मिश्र वाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा प्रधान, क्रिया विशेषण प्रधान या सर्वनाम प्रधान। तो हमें पता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, संज्ञा प्रधान, विशेषण प्रधान और क्रिया विशेषण प्रधान मिश्र वाक्य के भेद हैं और सर्वनाम प्रधान मिश्र वाक्य का भेद नहीं है। तो सही आंसर होगा द। उसने देखा कि बंदर आ रहे हैं, मिश्र वाक्य का प्रकार है। तो यहाँ प्रकार बताना है। उसने देखा कि बंदर आ रहे हैं, मिश्र वाक्य का प्रकार है। तो ये कौन सा प्रकार है? किसके बारे में कहा जा रहा है? बंदर आ रहे हैं। उसने देखा कि बंदर आ रहे हैं, ये क्रिया विशेषण प्रधान उपवाक्य है। ऐसे वाक्य जिसमें शंका या संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही हो वह कहलाता है विधानार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य या सार्थक वाक्य। ये जो वाक्य है ये अर्थ के आधार पर है और हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो 8 में से यहाँ 4 दिए हुए हैं, इनमें से जो सही आंसर है वह है संदेहार्थक वाक्य, क्योंकि इसमें शंका या संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जब तक मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी, वाक्य का प्रकार है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या तीनों प्रकार। तो यहाँ सही आंसर है मिश्र वाक्य। जब बरसात हो रही थी तब मैं छत पर थी,
तो यहाँ भी देखो एक वाक्य मुख्य है और एक दूसरा उपवाक्य है, तो कौन सा होगा? मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य में भी ये कौन सा उपवाक्य है? कौन सा उपवाक्य का जो प्रकार है मिश्र वाक्य का वह है जब बरसात हो रही थी तब मैं छत पर थी। तो जब और तब, इससे हमें पहचानना है संज्ञा प्रधान, विशेषण प्रधान, क्रिया विशेषण प्रधान या सर्वनाम प्रधान। तो सही आंसर होगा विशेषण प्रधान। उस पक्षी को उठाओ जो घायल हो गया है। उस पक्षी को उठाओ जो घायल हो गया है। तो यहाँ पर किस पक्षी की बात की जा रही है? जो घायल हो गया है, यानी विशेषता बताई जा रही है, विशेषण प्रधान उपवाक्य है। वाक्य में लिंग वचन क्रिया के अनुसार प्रभावित हो तो वह किस प्रकार का वाक्य होगा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संज्ञावाच्य। लिंग वचन क्रिया के अनुसार हो, यहाँ कर्ता के अनुसार नहीं है, क्रिया के अनुसार है, यह होगा भाववाच्य। यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति सहित हो तो किस प्रकार का वाक्य होगा? कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति सहित हो, दोनों में विभक्ति हो तो किस प्रकार का वाक्य होगा? अगर दोनों में विभक्ति है, विभक्ति सहित है, तो दोनों ही कर्ता व कर्म नहीं होते हैं, कर्तृ या कर्मवाच्य नहीं होते हैं, तब होते हैं भाववाच्य। राम ने श्याम के साथ चाय पी में वाच्य का प्रकार है। राम ने श्याम के साथ चाय पी में वाच्य का प्रकार है। देखो ये एक साधारण वाक्य है और कर्ता राम है, जबकि जो क्रिया है पी यानी स्त्रीलिंग की क्रिया है, तो किसके अनुसार है? चाय। चाय कर्म है, तो कर्म के अनुसार जिसमें क्रिया है वो कर्म पे निर्भर है यहाँ क्रिया, तो कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं। तो सही आंसर होगा कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया है। पदों का ऐसा समूह जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण क्रिया का बोध कराता है उसे कहते हैं। पदों का ऐसा समूह जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया इनसे संबंधित पद हैं, पदों का समूह है, उसका बोध कराता है, तो उसे क्या कहा जाता है? पद समूह, संयुक्त पद, पदबंध, अ और ब। तो सही आंसर क्या होगा? पदबंध। पदबंध के कितने प्रकार हैं? हमने पिछला जो वीडियो देखा पदबंध का, उसमें हमने पदबंध के प्रकार बताए थे। तो कितने प्रकार है पदबंध के? पदबंध के हैं 4 प्रकार। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे में कौन सा पदबंध है? तो हमें वाक्य देखना है। देखो यहाँ कई बार रेखांकित भी आता है, अयोध्या के राजा दशरथ। यहाँ तक अगर रेखांकित है तो हमें ध्यान देना है कि ये किस प्रकार का पदबंध है। जो रेखांकित शब्द है उसका अंतिम शब्द देखना है। दशरथ ये एक संज्ञा शब्द है और आगे संज्ञा शब्द का जो विस्तार है, यहाँ विशेषता बताई जा रही है अयोध्या के राजा, लेकिन हमें अंतिम शब्द पर ध्यान देना है। अगर अंतिम शब्द संज्ञा शब्द है तो वो संज्ञा पदबंध होगा, अगर अंतिम शब्द विशेषण है तो विशेषण पदबंध होगा, और क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है तो क्रिया विशेषण पदबंध होगा। तो यहाँ हमारा जो पदबंध है वह है संज्ञा पदबंध। तो ये थे हमारे वाक्य विचार से संबंधित प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब